हेलो स्टूडेंट्स, वाईफाई श्रीराम यूनिट ऑफ श्रीराम कोचिंग सीकर में आप सबका स्वागत है। मैं ज्योति मील। हम लोग प्राचीन इतिहास को पढ़ रहे थे और प्राचीन इतिहास में हमने मौर्य साम्राज्य को शुरू किया था। हम उसी मौर्य साम्राज्य को आज कंटिन्यू करते हुए आगे का चैप्टर देखेंगे। देखो, लास्ट जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य जो साम्राज्य था उसमें चंद्रगुप्त मौर्य की हमने बातचीत कर ली थी। ये आपके मौर्य साम्राज्य का पार्ट 2 है। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमने जान लिया था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किस प्रकार कैसे हुई है, हमने इसकी चर्चा, इसकी जानकारी कर ली थी। ठीक है, देखो आगे हम बातचीत करेंगे आज किसकी, बिंदुसार की। ठीक है, अगला, अब चंद्रगुप्त की मृत्यु होने के पश्चात जो अगला शासक बनता है, जो अगला शासक बनेगा वो शासक कौन है, बिंदुसार। ये हम सबको पता है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा था मौर्य साम्राज्य में अगर देखे जाए तो शासक आप 3 ही पढ़ेंगे। हालांकि और भी शासक हुए पर केवल उनके नाम ही पढ़कर आप छोड़ देंगे। उनको लेकर कुछ विशेष अगर जानकारी है तो वो हम डिस्कस भी करेंगे। तो आज हमें जो है वो डिस्कस किसके ऊपर करना है, बिंदुसार के ऊपर। बिंदुसार जो है इसका शासन काल आपके 298 से लेकर 273 बीसी तक था। इसका टाइम पीरियड क्या था, 298 से लेकर 273 बीसी तक इसका टाइम पीरियड था। अब अगर हम बात करें आपके बिंदुसार की, तो ये बिंदुसार इसका नाम है। बिंदुसार के अलावा इसे और किन किन नामों से जाना जाता है उस बात की भी हम चर्चा कर लेंगे, आगे देख लेंगे, आगे समझा दूंगी मैं इस बात को। इसे अमित्र घात भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना। अच्छा, बिंदुसार जो है, बिंदुसार की माता का नाम, बिंदुसार के पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य, सबको पता है, पर माता का नाम जो है क्या नाम था, दूरधरा, और पिता का नाम क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य। अब चंद्रगुप्त मौर्य पिता है, परंतु माता का नाम का उल्लेख जो है वो कहाँ मिलता है। अगर हम सिंपल सी बात करें, जो आपका बिंदुसार जो है वो दूरधरा और चंद्रगुप्त मौर्य की संतान है। इसके साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो ध्यान से सुनना। माता या कह सकते हैं पिता ये है, माता ये है। इसके साक्ष्य जो है वो परिशिष्ट पर्व जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ में इसकी जानकारी प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में इसकी जानकारी प्राप्त होती है। वहीं हम बात करें तो बिंदुसार को अमित्र घात भी कहते हैं। ठीक है, इसी के साथ में सिंहसेन भी कहते हैं, और कुछ अन्य नाम और है, वो यूनानी नाम है, उनकी डिस्कशन करेंगे। तो ये कुछ नामों से पुकारा जाता है। इसे ही बिंदुसार कहा जाता है, इसे ही सिंहसेन कहा जाता है, इसे ही अमित्र घात कहा जाता है, जिसका मतलब क्या होता है, शत्रुओं का नाश करने वाला, शत्रुओं का नाश करने वाले को क्या कहा गया, बिंदुसार, सिंहसेन या अमित्र घात। आगे देखो, अगली बात, यूनानी व्यक्ति जो है, ठीक है, जो यूनानी भाषा या जो यूनानी व्यक्ति थे उन्होंने इसे क्या नाम दिया। यूनान में अमित्र घात के क्या क्या नाम रखे गए। जैसे हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा था कि अलग अलग व्यक्तियों ने उसे अलग अलग नामों से पुकारा है। वैसे यूनान की अगर हम बात करते हैं तो यूनान में उसे किस नाम से पुकारा गया, अगर हम बात करते हैं तो यूनान में इसका नाम क्या है, अमित्र चेटस। ठीक है, और क्या नाम थे यूनान में ही, अमित्र केटस। चे की जगह क्या आ गया, क आ गया, बस इतना ही ध्यान रखना है, चेटस। एक और देखें, एक नाम और आपको देखने को मिलेगा, अमित्र केटे, ये एक नाम आपको और देखने को मिलता है। तो ये तीनों नाम जो है उनका प्रयोग कहाँ किया गया है, यूनान में इनका प्रयोग किया गया। आगे देखो, वायु पुराण का हम नाम सुनते हैं, तो जो वायु पुराण है, वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा है, भद्रसार। बिंदुसार को ही किस नाम से पुकारा गया है, बिंदुसार का नाम क्या रखा गया, भद्रसार। किसमें, वायु पुराण में। आगे देखो, अगली बात, जैन। अगर हम जैन ग्रंथों की बात करते हैं तो जैन ग्रंथों में सिंहसेन, जैन ग्रंथों में बिंदुसार का नाम क्या रखा गया है, सिंहसेन जो है वो नाम रखा गया। अपलीट, एक व्यक्ति है अपलीट के द्वारा बिंदुसार को अमित्र घात का नाम दिया गया। यह किस नाम से पुकारा गया, अमित्र घाट। किसने पुकारा, अपलीट ने पुकारा। आगे एक व्यक्ति का नाम आता है स्टेवो का नाम हमने कई बार सुना है। तो स्टेवो के द्वारा अलिटो केटस के नाम से पुकारा गया है। अगला व्यक्ति कौन है, स्टेवो,
और स्टेबो की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर स्टेबो ने किस नाम से पुकारा है? अलीटोकेटस, अलीटोकेटस नाम से बिंदुसार को पुकारा है। तो ये बिंदुसार को आपको क्या मिल जाएंगे? बिंदुसार के अलग अलग नाम आपको देखने को मिलेंगे। अगला पॉइंट देखना, बिंदुसार जो है, बात को समझना, बिंदुसार जो है वो है आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। देखो बहुत सारी बातें हैं, दिमाग में कुछ चीज़ें क्लियर करो। अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म से जुड़ा हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जैन धर्म से जुड़ा हुआ था। उसका ही बेटा जो बिंदुसार है वह न जैन से जुड़ा हुआ है न बौद्ध से जुड़ा हुआ है, दोनों से इसका कोई जुड़ाव नहीं है। इसके द्वारा तो जो आजीवक संप्रदाय है, ठीक है, जो आजीवक संप्रदाय है उसका अनुयायी बना बैठा। आजीवक संप्रदाय का अनुयायी बना है कौन? बिंदुसार। ठीक है, तो ये बिंदुसार के बारे में कुछ जनरल हमें बातें पता चल गई। तो हम बात क्या करेंगे बिंदुसार की? बिंदुसार की माता का नाम धूर्धरा है, पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य है। दोनों, ठीक है, दोनों का ही मिश्रित रूप है जिसका नाम क्या है? दोनों की संतान कौन है? बिंदुसार। और इसकी जानकारी, इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? परिशिष्ट पर्व जो पुस्तक है उसमें इसका उल्लेख किया गया। बिंदुसार जो है वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था और यह बिंदुसार के कुछ अन्य नाम हैं। अलग अलग व्यक्तियों ने बिंदुसार को अलग अलग नामों से, अलग अलग ग्रंथों ने बिंदुसार को अलग अलग नामों से पुकारा है। अब आगे बात समझना, बिंदुसार का जो समय है, इस बिंदुसार के समय तक्षशिला में विद्रोह हो गया। जो अमात्य थे, ठीक है, जो अमात्य थे उनके खिलाफ, अमात्यों के खिलाफ, और कह सकते हैं अमात्यों के द्वारा जो है वो विद्रोह किया गया। किसके लिए? सुशीम, आपके बिंदुसार के पुत्र थे सुशीम, जो कि तक्षशिला के क्या है? गवर्नर है। कहा जाता है सुशीम की मतलब क्रूरता ज़्यादा बढ़ने के कारण तक्षशिला के जो लोग हैं उन्होंने उसके खिलाफ क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। या आप कह सकते हो जो अमात्य थे, ठीक है ना, जनता ने अमात्यों के प्रति विद्रोह प्रदर्शित किया। एक तरह से यूँ समझ लीजिए कि बिंदुसार के शासनकाल में ही तक्षशिला विद्रोह देखने को मिलता है। और तक्षशिला विद्रोह के लिए कहा जाता है कि इस विद्रोह के दो कारण मुख्य थे। एक तो अमात्यों का विद्रोह, अमात्यों के विद्रोह, और दूसरा क्या था? जो गवर्नर था सुशीम के खिलाफ विद्रोह किया गया। सुशीम कौन है? तक्षशिला का गवर्नर है। और उसी के साथ में अगर हम बात करें तो यह आपके बिंदुसार का पुत्र भी है। तक्षशिला, अब देखना, बात को समझना, तक्षशिला में प्रथम विश्वविद्यालय था। तक्षशिला में क्या है? प्रथम विश्वविद्यालय है। इसी के साथ में कहा जाता है कि ये जो विद्रोह हुआ था, इस विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजा गया था। इस विद्रोह को दबाने के लिए किसको भेजा गया है? तक्षशिला विद्रोह को दबाने हेतु अशोक को भेजा गया। यहाँ सबसे पहले अशोक का नाम आप देखते हैं। उसके बाद में ये पढ़ने को मिलता है कि ध्यान रखना, मैं अशोक में ये बात फिर नहीं बताऊंगी। अशोक जो है वह मालवा और उसके बाद में अवंती के गवर्नर बने। अशोक जो है, यही बता रही हूँ, अशोक में इस बात को वापस रिपीट नहीं करूंगी, ध्यान रखना, ऐसे ही प्रश्न आ जाते हैं, बात को इंपॉर्टेंस लेकर समझो। अशोक जो है वो मालवा व अवंती का क्या रह चुके? पहले मालवा के गवर्नर बने और उसके बाद में किसके? अवंती के गवर्नर बने हैं। आगे देखना, अगर हम बात करें तक्षशिला के गवर्नर, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। तक्षशिला के गवर्नर कौन है? सुशीम। तक्षशिला के गवर्नर किसे बनाया गया है? सुशीम को बनाया गया। तो ये क्या हो गया? तक्षशिला विद्रोह किसके शासनकाल में होता है? बिंदुसार। तक्षशिला विद्रोह को दबाने कौन जाता है? अशोक। या आप यूँ कह सकते हो कि अशोक जो है वह किन प्रांतों का या किन महाजनपदों का गवर्नर नियुक्त किया गया था। तो ये सारी चीज़ों का हमें पता होना चाहिए। अब आगे एक और बात समझना, आपके यहाँ पर एक यूनानी लेखक का नाम आता है। ये चीज़ आपने कई बार, जहाँ तक हो सकता है, रेंडमली सुनी होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ चीज़ों को, जो चीज़ एग्जाम में आता है ना, भाई एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा कि बिंदुसार के द्वारा सीरिया का जो शासक था, बिंदुसार के द्वारा सीरिया के शासक से क्या मांगा गया। हम अगर मोटा मोटी देखें तो ये से प्रश्न नहीं आते हैं आपको। बिल्कुल आपने सुना होगा मीठी मदिरा, अंजी और दार्शनिक जो है उनकी मांग की गई थी। किसके द्वारा? बिंदुसार के द्वारा। पर इसका उल्लेख किसके द्वारा किया गया और यह मांग किस सीरिया के शासक से की गई, ये दोनों बातें हमें पता होनी चाहिए।
यूनानी लेखक हैं जिनका नाम क्या है, यूनानी लेखक है जिनके नाम क्या है, एथेनियस। ठीक है, एथेनियस आपके यूनानी लेखक हैं और एथेनियस यूनानी लेखक के द्वारा कहा गया कि बिंदुसार ने सीरिया के शासक, बिंदुसार ने सीरिया के शासक जिनका नाम क्या है, एंटीओकस, जिनका नाम क्या है, एंटीओकस। तो सीरिया के शासक जिनका नाम आपने क्या देखा, एंटीओकस से मीठी मदिरा, अंजी, जिसे आप कह सकते हो सूखे मावे, सूखे मेवे, तथा तीसरा है दार्शनिक की मांग की। तो आप कह सकते हो बिंदुसार के द्वारा इन तीनों चीजों की मांग की गई, मीठी मदिरा, अंजी और सूखे मेवे की मांग की गई है किसके द्वारा, दार्शनिक, इन तीनों की मांग की गई है किसके द्वारा, बिंदुसार के द्वारा। अब बात को समझना आगे क्या होता है। यहाँ पर ये जो शासक है इसके द्वारा मीठी मदिरा भेज दी जाती है और अंजी भेज दी जाती है, ये दोनों तो भेज दिया जाता है। प्रथम दो चीजों की मांग को तो पूरा किया गया परंतु दार्शनिक भेजा नहीं गया। दार्शनिक क्यों नहीं भेजा होगा, अगर हम सिंपल सी बात करते हैं भाई क्या कमी थी, क्या प्रॉब्लम थी, दार्शनिक क्यों नहीं भेजा गया होगा। तो देखो दार्शनिक न भेजने के पीछे, ठीक है, ये रीजन था। कहा जाता है कि राजा ने यह कहकर मना किया था कि हमारे यहाँ देखो मीठी मदिरा और अंजी जो है वो हम खरीद सकते हैं, एक खरीदने वाली वस्तु है, हमारे कानून में ये खरीद सकते हो, पर सीरिया के कानून में जो है वो मनुष्य व्यक्ति क्रय का कोई भी नियम कानून नहीं था। अब व्यक्ति खरीद नहीं सकते हो, खरीदना बेचना जो है वो हमारे सीरिया के कानून में बैन है। तो मैं किसी दार्शनिक को खरीद कर आपके पास में नहीं भेज सकता हूँ। ठीक है, दो चीजें मुझे खरीदनी थी, मैंने खरीदी और आपके लिए भेज दी। भाई आप मुझे कहो कि मैडम जो है हमारे लिए लड्डू भेजो, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ से लड्डू खरीदूंगी और भेज दूंगी। पर आप ये कहो कि हमें एक बच्चा भी चाहिए छोटा सा, तो मुझे एक छोटी सी बात बताओ, बच्चा छोटा सा चाहिए, किसका लाऊं मैं, मुझे खरीदना पड़ेगा। और हमारे यहाँ बच्चे को खरीदना क्या है, कानूनी रूप में गलत है अगर देखा जाए। तो यहाँ पर दार्शनिक एक व्यक्ति की मांग हो रही है यहाँ पर, तो कहा कि हमारे यहाँ दार्शनिक जो है सीरिया के कानून में व्यक्ति का मतलब इंसानों को खरीदना जो है वो बैन है, नहीं खरीद सकते। जब ये बात किसको पता चली, बिंदुसार को, तो बिंदुसार क्या कहता है कि देखिए आप किसी दार्शनिक को एक दास की तरह मत भेजो मेरे पास, किसी दार्शनिक को हमारी मित्रता के रूप में भेजो। आपके पास जो भी दार्शनिक है, हो मीठी मदिरा है मैं पी जाऊंगा सारी, खत्म हो जाएगी, अंजी है मैं खा जाऊंगा सारी, पर जो दार्शनिक है वह कुछ समय के लिए मेरे पास में आए, हमें आपके सीरिया के जो रहन सहन है, खान पान है, इनके बारे में बताए, और इसके बाद में चाहे तो वह वापस भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि हमने खरीद लिया परमानेंट वह भारत की जो है वो प्रॉपर्टी हो गया है, ऐसा नहीं है। आप कुछ समय के लिए दार्शनिक भेजें और उसके बाद जब वो चाहे तब वो वापस जा सकता है, एक आजाद व्यक्ति की तरह आपको उसे भेज सकते हो। तो बिल्कुल ये बात जैसे ही आपके एटिकोटस को पता चली, तो एटिकोटस के द्वारा आपके भारत में दूसरा यूनानी राजदूत भेजा गया। बाकी बात समझ में, ठीक है, पॉइंट यहां तक क्लियर हो गया। तो देखो बात क्या समझनी है, बात ये समझनी है कि आपके यहाँ एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है, स्टेबो। इस व्यक्ति का मैंने आपको बहुत पहले भी कहा था कि इस व्यक्ति का नाम जो है वो बार बार रिपीट होता है। कहा जाता है स्टेबो के अनुसार क्या कहा, स्टेबो के अनुसार सीरिया के जो शासक हैं, और सीरिया के शासक का नाम क्या है, एंटीओकस। सीरिया का जो शासक है उसे ये बात जम गई कि बिल्कुल दार्शनिक को खरीद कर भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है, भेजना ही नहीं है खरीद कर। तो अगर हम बात करें आप कुछ समय के लिए भेजिए, तो इस बात को उन्होंने स्वीकार किया और सीरिया के शासक के द्वारा डाईमेकस, सीरिया के शासक के द्वारा डाईमेकस नामक राजदूत को भेजा गया। यह डाईमेकस जो है वो हमारे भारत का दूसरा यूनानी राजदूत था। ठीक है, ये हमारे भारत का क्या था, दूसरा यूनानी राजदूत था। आगे बात समझ में, ये बात कहने वाले कौन है, स्टेबो के अनुसार क्या कहा गया कि सीरिया के जो शासक है, सीरिया के शासक जो एंटीओकस है, सीरिया के शासक एंटीओकस के द्वारा डाईमेकस नामक एक यूनानी राजदूत को भेजा गया हमारे भारत का। मेरे क्वेश्चन का जवाब देना जो बच्चा पढ़ रहा है, ध्यान से पढ़ रहा है।
मेरे प्रश्न का जवाब, मेरे क्वेश्चन ये है कि भारत में सबसे पहला यूनानी राजदूत कौन था? फटाफट जवाब दो। सबसे पहला यूनानी राजदूत कौन सा था? सबसे पहला यूनानी राजदूत कौन सा था? सबसे पहला, बिल्कुल सबसे पहला हमने कल की क्लास में देखा है मेगस्थनीज, बिल्कुल सही कहा। सबसे पहला जो राजदूत है वो मेगस्थनीज है, और दूसरा राजदूत का अगर नाम आता है तो उसका नाम क्या आएगा? डाईमेकस। आगे बात समझ में। इसके बाद में ये भी कहा गया कि ये तो दूसरा था, प्लिनी के अनुसार मिस्र के जो शासक थे उनके द्वारा भी, मिस्र के जो शासक थे जिनका नाम था फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय के द्वारा भी आपके यहाँ पर क्या नाम है, हाँ, डायनोसियस, ठीक है, डायनोसियस नामक राजदूत को भेजा गया था। तो भारत में मिस्र से भी जो है वह राजदूत आया था, पर कहा जाता है मिस्र से जो राजदूत आया था वो डाईमेकस के बाद आया था, इसलिए पहला मेगस्थनीज हो गया, और दूसरे की अगर हम बात करें तो दूसरा राजदूत कौन हो गया? डाईमेकस हो गया। आगे बात समझ में। तो अगला हम देख लेते हैं, अगला जो सीरिया से आया है उसकी भी बातचीत कर लेते हैं कि बिंदुसार के शासनकाल में सीरिया से, उस वक्त सीरिया का शासक कौन है? टॉलमी द्वितीय, और टॉलमी द्वितीय के अनुसार जो है वो राजदूत के रूप में किसे भेजा जाता है? पहली बात तो है कि राजदूत भेजने की बात ही कौन कर रहा है? प्लिनी। तो प्लिनी के अनुसार ये कहा गया कि मिस्र का जो शासक है फेलाडोल्फस, ठीक है, फेलाडोल्फस टॉलमी द्वितीय, फेलाडोल्फस टॉलमी द्वितीय ने या के द्वारा ने बिंदुसार के दरबार में डायनोसियस नामक राजदूत भेजा। तो शासक कौन है? ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है, मेरे को तो याद था तो मैंने लिख दिया, आपको याद करने की इतनी कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। बस मिस्र के जो शासक है जिनका नाम क्या है? फेलाडेल्फस। तो फेलाडेल्फस टॉलमी जो द्वितीय है उनके द्वारा बिंदुसार के दरबार में कौन भेजा गया है? अगर हम बात करते हैं तो बताओ, डायनोसियस नामक राजदूत को भेजा गया है। अब एक बात करते हैं, बिंदुसार के शासनकाल में प्रधानमंत्री कौन बने? भाई हम सबको ये पता है प्रधानमंत्री का मतलब होता है राजा के बाद दूसरा सबसे शक्तिशाली पद, एक तरह से देखा जाए, जो राजा को सभी दिशा निर्देश, सभी कार्य है करने के आदेश देता है, सुझाव देता है। तो यहाँ पर देखना, चंद्रगुप्त के दौरान, मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि हम सबको पता है चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य था। कहा जाता है कि बिंदुसार के शासनकाल के अंदर भी, बिंदुसार के शासनकाल में भी चाणक्य जो है, ठीक है, जो चाणक्य है वो शासक, वो प्रधानमंत्री था, परंतु कुछ ही समय रह पाया, फिर उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु होने के बाद में राधागुप्त को अगला प्रधानमंत्री बनाया गया। तो चाणक्य बना है, और चाणक्य के बाद में प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? राधागुप्त को बनाया गया। यहाँ तक बात क्लियर। लास्ट बात सुन लो, बिंदुसार के समय कहा जाता है कि 500 सदस्यों की मंत्री परिषद थी। कितने? 500 सदस्य जो थे उनकी मंत्री परिषद थी, और उस मंत्री परिषद को खल्लाटक, उस मंत्री परिषद का जो प्रधान हुआ करता था उसे खल्लाटक कहते थे। जैसे हम कह सकते हैं हमारी मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। वैसे बिंदुसार के समय 500 सदस्यों की एक मंत्री परिषद हुआ करती थी। कितने सदस्य? 500 सदस्य। और उन 500 सदस्यों की मंत्री परिषद में प्रधान सदस्य को या प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? खल्लाटक। प्रधान सदस्य व प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? खल्लाटक कहा जाता था। आगे यहाँ तक बात समझ में। इसी के साथ में आपका जो है बिंदुसार खत्म होता है। बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है कब? 273 BC में।
273 बीसी में क्या हो गई है, आपके बिंदुसार की मृत्यु हो गई है। नहीं जी, राधा गुप्त जो है वो पुरुष का नाम है, कोई औरत नहीं है। जरूरी नहीं है कि राधा है तो आप जो है उसका नाम जोड़ दो। अच्छा, मुझे सबसे पहले तो ये जवाब दो, आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है ना? हाँ ना में फटाफट जवाब दो। वॉइस क्लियर है ना? क्या बात है, मम्मी थी बिंदुसार की, अपने आप ही जवाब आ रहे हैं। ठीक है, वॉइस क्लियर, अच्छी बात है। बिंदुसार की 273 के अंदर क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद में जो अगला शासक बनता है, अगला शासक बनने के लिए, ठीक है, अगला शासक बनने के लिए अगर हम सीधी सी बात करें तो कौन है अगला शासक? अशोक बनेगा। अच्छा, अशोक जो है अगला शासक बनेगा, पर ऐसा नहीं है। हम कई बार पढ़ते हैं ना, जैसे 273 में मृत्यु हुई है और 273 में ही अगला शासक का शासनकाल शुरू हो गया। अशोक के जीवन में ऐसा नहीं हुआ। अशोक के जीवन के अंदर 4 साल तो उसने उत्तराधिकार युद्ध लड़ा है। अशोक ने 4 साल तो उत्तराधिकार युद्ध लड़ा, और कहा जाता है कि 4 साल के बाद 269 बीसी के अंदर उसने क्या किया है, उसका राज्याभिषेक हुआ है या राज्याभिषेक किया गया है। 4 साल तक तो पूरी तरह से उसे राजा भी घोषित नहीं किया था। क्यों नहीं किया गया राजा घोषित? देखो, बिंदुसार की जब यहाँ मृत्यु हो जाती है 273 के अंदर, तो एक बड़ी समस्या रह जाती है कि बिंदुसार अपना उत्तराधिकारी घोषित करके नहीं मरता। तो कहा जाता है कि बिंदुसार के लगभग 100 के आसपास पुत्र थे। जो बात कही गई है वो सच है या नहीं, काफ़ी हद तक हमें नहीं पता। कहा जाता है बिंदुसार के 100 के आसपास पुत्र थे, जिनमें से एक अशोक है और बाकी में अशोक ने अपने 99 भाइयों को मौत के घाट उतार कर उसने उत्तराधिकार युद्ध में विजय प्राप्त की, और अशोक जो है वह अगला शासक बना। आ गई बात यहाँ तक समझ में? पॉइंट यहाँ तक क्लियर हो गया? चलो, ये हो गया आपका बिंदुसार का पॉइंट क्लियर। बिंदुसार को बस आपको इतना ही पढ़ना है। अब जो अगला मौर्य साम्राज्य में अगला जो शासक आएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखें, और आगे चलकर हम अशोक के अभिलेखों पर भी चर्चा करने वाले हैं, ठीक है ना? तो ये हो गया आपका दूसरा। अब हम बात करेंगे आपके तीसरा, और अगला शासक कौन है आपका? अशोक। सम्राट अशोक का हम सब ने नाम सुना ही है, ठीक है। अशोक का जो शासनकाल है वो 269 से लेकर 232 बीसी तक होता है। 269 से लेकर लगभग 232 बीसी तक क्या है, इसका शासनकाल चला है। इसके शासनकाल की अगर हम बातचीत करें, इसके बारे में काफ़ी कुछ आपको सुनना है, काफ़ी कुछ चीज़ें आपको यहाँ जाननी है। देखो होता क्या है, बात को समझना। पिता बिंदुसार की मृत्यु हो गई है कब? 273 के अंदर, और ये राजा बन रहा है कब? 4 साल बाद। तो मृत्यु होने के बाद में अशोक का राज्याभिषेक 4 साल बाद हुआ। क्यों हुआ 4 वर्ष बाद में राज्याभिषेक? क्योंकि अशोक का राज्याभिषेक 4 वर्ष बाद। क्योंकि कहा गया कि अशोक के द्वारा उत्तराधिकारी युद्ध लड़ा गया, और उस उत्तराधिकारी युद्ध में अशोक ने अपने 9 भाइयों की हत्या कर स्वयं राजा बना। अशोक ने 99 भाइयों की, अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके या 99 भाइयों से संघर्ष करके वह क्या बना है? राजा बना। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो 99 भाइयों की हत्या, देखो, एक तो 99 भाइयों की हत्या, एक कलिंग का युद्ध, ये 2 ऐसी चीजें हैं जिसके लिए कहा जाता है कि क्या वाकई में अशोक ऐसा कर सकता है? 1 लाख लोगों को मारना, 1.5 लाख लोगों को घायल करना कलिंग जैसे युद्ध के अंदर, क्या ऐसा हो सकता है? 1 लाख लोगों की संख्या बेटा बहुत होती है। अगर कहीं 5000 की भीड़ एक साथ इकट्ठा हो जाए ना तो वहाँ बवाल मच जाता है। और सोचो 1 लाख लोग मारे गए हैं, इसका मतलब, और 1.5 लाख जो है वो घायल हुए हैं। तो आप इमेजिन करो, 2.5 लाख संख्या तो यही है। और वहीं 99 भाइयों को मारना एक बहुत बड़ी बात होती है। एक अगर एक दिन में एक भी मारा है तो 99 दिन, सोचो, कत्लेआम मचाना, युद्ध करना, लड़ना, कितना योग्य था, कितना क्रूर था, किस तरह का शासक था, ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं तो आपके अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ है? अशोक का राज्याभिषेक 269
BC में किया गया, क्योंकि वह कहाँ बिजी था, अपने 99 भाइयों को मौत के घाट उतारने में व्यस्त था। देखो, पिता का नाम बिंदुसार है, माता का नाम क्या है, सुभाद्री धृंगी। माता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है अगर हम बात करते हैं तो आपका माता का नाम मिलेगा सुभानदांगी, और पिता का नाम मिलता है आपका बिंदुसार। पिता का नाम क्या मिलेगा, बिंदुसार। तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं, माता जो थी वह एक तरह से देखा जाए तो चंपा के जो ब्राह्मण है, चंपा के ब्राह्मण की पुत्री थी। क्या है अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो चंपा के ब्राह्मण की जो है पुत्री थी कौन, सुभद्रांगी, और बिंदुसार जो है वो उनके क्या है, पिता है। आगे की हम बात करते हैं, बिंदुसार की अशोक की पत्नी, अशोक की, देखो ऐसा नहीं कह सकती कि मैं अशोक की कोई एक पत्नी है, ठीक है, अशोक की कहा जाता है कि एक से अधिक पत्नियां थी, पर जिन पत्नियों का मुख्यतः नाम देखने को मिलते हैं, जैसे कि देवी, एक जो पत्नी है जिसका नाम क्या मिलेगा, देवी। एक और पत्नी जिसका नाम आपको क्या मिलता है, तिक्षय रक्षिता, तिक्षय रक्षिता, तिष्य रक्षिता, और एक पत्नी का नाम क्या मिलता है आपको, देवी। आगे हम बात करें तो आपके यहाँ अशोक की कुछ संतानें भी हैं, अशोक के कुछ पुत्र या कह सकते हो कुछ बच्चे भी हैं, जिनमें से एक का नाम आपको नाम मिलता है तोबर, एक का आपको नाम मिलेगा कुणाल, ठीक है, एक आपको नाम क्या मिलता है, तोबर, एक का नाम आपको मिला कुणाल, एक का नाम आपको मिलेगा आलोक, ठीक है, आलोक, एक का नाम आपको पता है महेंद्र, एक आपने नाम सुना होगा संगमित्रा, एक आप नाम सुनोगे चारुमित्रा। ये उसके कुछ बच्चों के नाम देखने को मिलते हैं। आलोक, तीसरा क्या है, आलोक, चौथा आपको क्या मिलेगा, महेंद्र, महेंद्र, पांचवा आपको क्या मिलेगा, संगमित्रा, छठा आपको क्या मिलेगा, चारुमित्रा। संगमित्रा, चारुमित्रा, तोमर, कुणाल, आलोक, ये इनके क्या है, ये इनके क्या है, संतान है, किसके, अशोक की। देखना, अशोक के बाद जो अगला शासक बनेगा वो कौन बनता है, कुणाल बनेगा। हम आगे चर्चा करेंगे अशोक की मृत्यु होने के बाद में अगले वंश की बात करेंगे, उससे पहले अगले वंश की बातचीत क्यों करें। तो ये हो गई क्या, अशोक के पुत्र। हम इन दोनों को पढ़ेंगे, इन दोनों के द्वारा महेंद्र और संगमित्रा को श्रीलंका भेजा गया था, ठीक है, श्रीलंका भेजा गया था बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, ठीक है। आगे देखो, यहाँ तक संतान की बात हो गई। अब हम ये देखेंगे कि अशोक को अलग अलग ग्रंथों में या अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा किस नाम से पुकारा गया। अलग अलग जगह जो है वो अशोक के किन किन नामों का उल्लेख मिलता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ, सुन लो। अगर हम पुराणों की बात करते हैं, तो अशोक वर्धन नाम मिलता है। बात को समझना, अशोक के कुछ अन्य नाम में अगर मैं सबसे पहले बात करूँ किसकी, पुराणों की, तो पुराणों में नाम क्या मिलेगा, अशोक वर्धन। भाई बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे स्थान हैं जहाँ पर अशोक के जो है वो आपको अलग अलग नाम देखने को मिलेंगे, पर जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं केवल उसी की चर्चा करने वाली हूँ। इसके बाद में मैंने आपको एक अभिलेख बताया था, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, अगर याद हो तो कल की क्लास में डिस्कस हुआ था। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो है उसमें अशोक का किस नाम का प्रयोग किया गया, अशोक मौर्य नाम से उसे पुकारा गया है। इसके बाद देखो, आभ्रू अभिलेख का नाम सुना होगा, अशोक का ही है, भाब्रू अभिलेख। तो भाब्रू जो अभिलेख है, भाब्रू अभिलेख में जो आपका अशोक है उसे क्या कहा है, मगध का प्रियदर्शी, मगध का प्रियदर्शी। किस नाम से पुकारा गया, मगध का प्रियदर्शी, मगध का प्रियदर्शी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो कुछ और लेख आते हैं, जैसे कि मास्की है, गुजरी है, नेतुर है, ठीक है। इस तरह के जो लेख हैं, अगर हम बात करें, मास्की है, गुजरी है,
नेतुर है, ठीक है। इस तरह के जो लेख है, इन अभिलेखों में, इन लेखों के अंदर अशोक का नाम क्या मिलेगा? अशोक ही मिलता है। बिल्कुल, मास की गुजर, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, मास की गुजर है, नेतुर है। और इसके अलावा एक और बात करेंगे, एक और लेख का दिमाग नाम से निकल रहा है, उढ़ेल गोलम, उढ़ेल गोलम, उढ़ेल गोलम जो लेख हैं इनमें भी क्या मिलेगा? अशोक का नाम जो है वो स्पष्ट लिखा गया है। तो बात को समझना, पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन नाम से पुकारा गया है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में अशोक मौर्य लिखा हुआ है और भाब्रू अभिलेख में मगध का प्रियदर्शी पुकारा गया है। वहीं मास्की, गुजरी, नेतुर और उढ़ेल गोलमन लेख में अशोक का नाम जो है वो किस नाम से मिलेगा? अशोक ही मिलता है। आगे बात समझ में, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। अब एक बात और समझना, अशोक के उत्तराधिकारी युद्ध का उल्लेख, उत्तराधिकारी युद्ध या उत्तराधिकारी संघर्ष का उल्लेख जो है वो कहाँ कहाँ किया गया है? मतलब उत्तराधिकारी संघर्ष या युद्ध की जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है? बात को समझना। एग्जाम में कभी देखो कि अशोक के द्वारा उत्तराधिकारी युद्ध किया गया, अपने 99 भाइयों को मारा गया, मौत के घाट उतारा गया। इस बात के साक्ष्य कौन कौन से ग्रंथ देते हैं? किन किन किताबों में, किस व्यक्ति के द्वारा ये बात लिखी हुई है? तो बात को समझना, मैंने आपको लंका के इतिहास के 2 प्रमुख ग्रंथों के नाम कई बार बताए हैं। तो जानकारी हमें मिलती है महावंश, एक तो है आपका क्या? महावंश, और एक है आपका दीपवंश। एक है आपका महावंश, दूसरा क्या है? दीपवंश। इसी के साथ मैंने आपको एक और नाम बताया था, दिव्यावदान। अगली जो ग्रंथ का नाम है उसका क्या है? दिव्यावदान। इसके बाद एक चीनी ग्रंथ का नाम और आता है, एक चीनी ग्रंथ है, ठीक है। अब चीनी ग्रंथों का नाम तो बिल्कुल उटपटांग ही होगा, फायु एन चुलिन। चुलिन, फायु अन चुलिन, ये चीनी ग्रंथ का है। इसी में एक बात और करते हैं, तिब्बत लेखक है जिसका नाम क्या है? तारनाथ, उसके द्वारा भी यही बात कही गई। तो बात को समझना, तिब्बत लेखक है एक, तिब्बत लेखक जिनका नाम क्या है? तारानाथ। तो तारानाथ, इधर महावंश, दीपवंश, दिव्यावदान और फायु एन चुलिन, इन ग्रंथों के अंदर अशोक के उत्तराधिकारी युद्ध का उल्लेख मिलता है, या आप कह सकते हो इसी एक व्यक्ति जो जिसका नाम क्या है? तिब्बत का लेखक जिसका नाम क्या है? तारानाथ। तो तारानाथ जो है वो अशोक के उत्तराधिकारी युद्ध का उल्लेख करता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, पॉइंट क्लियर। अब बात कर लेते हैं अशोक के कलिंग युद्ध की, अशोक के कलिंग विजय की। अच्छा, आप सबने कलिंग सब जानते हैं, कलिंग युद्ध, कलिंग के बारे में। तो मेरे एक प्रश्न आप लोगों से ये है कि कलिंग युद्ध जब हुआ था अशोक के साथ में, अशोक ने जो कलिंग युद्ध किया था, उस वक्त कलिंग का राजा कौन था? मुझे तो बस इस छोटी सी प्रश्न का जवाब दे दो, कलिंग का राजा कौन सा था? क्या बात है, 261 BC। जवाब ये पहला मिल जाता है। मुझे तो ये फटाफट ये बताओ, हाँ इस सारी चीज़ों का नॉलेज है। कलिंग में, कलिंग के दौरान वहाँ पर शासक कौन था? इसका जवाब दो, सब चीज़ों के जवाब आ जाएंगे। शाबाश, ये बिल्कुल सही जवाब है। अगर हम बात करें तो आपके यहाँ अशोक जो है, यहाँ अगला हम पॉइंट डिस्कस करेंगे किसका? कलिंग विजय का। कलिंग विजय की बात करें तो बिल्कुल आपने सही कहा, कलिंग का युद्ध कब होता है? 261 BC में। सिंपल सी बात करें तो मतलब ये जो अशोक है, अशोक के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है किसे? आपके कलिंग विजय को। कलिंग विजय सबसे महत्वपूर्ण घटना क्यों थी? बहुत सब लोग आप जानते हैं इस बात को। कलिंग अशोक के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक घटना है, क्योंकि इस घटना में अगर देखा जाए तो आपको एक चीज नजर आ रही होगी, अशोक के, क्या ध्यान रखना है इसमें, जो अशोक है, अशोक के 8वें, अशोक के राज्यारोहण या जो अभिषेक, अपने पद पे बैठने के 8वें वर्ष, पद पे बैठने के 8वें वर्ष ही कलिंग युद्ध हो जाता है। बिल्कुल ज़्यादा समय नहीं बीतता है, जैसे वह गद्दी पर बैठता है, गद्दी पर बैठते ही 8वें वर्ष 261 BC में
कलिंग युद्ध जो है वो आपके अशोक के द्वारा किया जाता है। एक बच्चे ने एक बहुत अच्छी बात कही, जानकारी। बिल्कुल, कलिंग युद्ध की जो जानकारी है वह किस में मिलती है? बिल्कुल सही कहा, जो आपका 13वां शिलालेख है, अशोक का जो 13वां शिलालेख है उसमें हमें कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है। मुझे बताओ युद्ध के कारण क्या थे, क्यों किया गया कलिंग से युद्ध, ऐसा क्या रीजन था? अगर एग्जाम में अगर कभी लिखने को या कभी देखने को मिले, कभी सुनने को मिले तो ध्यान से सुना। सुरक्षा की दृष्टि देख लो, दक्षिण के साथ संबंध अच्छे करना देख लो, ठीक है। व्यापार देख लो, व्यापारिक रूप से मतलब व्यापक रूप से अपने साम्राज्य को फैलाना देख लो। आप कह सकते हो स्थल और जल दोनों मार्गों से जुड़ा था कौन? कलिंग। तो कलिंग से युद्ध करने के पीछे रीजन बहुत सारे मान सकते हो। सुरक्षा की दृष्टि से देख लो, ठीक है, व्यापक व्यापार की दृष्टि से देख लो। इसी के साथ में ये जो है यह स्थल व जल मार्ग, स्थल व जल मार्ग दोनों से क्या है? जुड़ा हुआ है। स्थल से भी जुड़ा है और आपके थल से भी, दोनों चीज़ों से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ व्यापार जो है वो काफ़ी अच्छा होता है। चलो अगर हम बात करें युद्ध की, तो युद्ध किसके बीच में हो रहा है? एक तरफ है आपका मगध का या पूरे भारत का सम्राट, मगध का आप कह सकते हो, या भारत का सम्राट कौन? अशोक। नीचे लिख देती हूँ, मगध की तरफ से कौन है? अशोक। और इधर है कलिंग, कलिंग की तरफ से कौन है? नंद राज। बिल्कुल सही जवाब दिया, एक बच्चे ने लिखा था, अभी मैंने देखा था, ठीक है। कलिंग की तरफ से है कलिंग का राजा नंदराज, और मगध की तरफ से ये आप कह सकते हो भारत की तरफ से जो भारत का सम्राट अशोक है उसके, इन दोनों के बीच में क्या होता है? कलिंग युद्ध होता है। अब इन दोनों के बीच में जब कलिंग युद्ध होता है, युद्ध होकर खत्म हो गया, बात को सुनना, युद्ध जो है युद्ध हुआ और युद्ध होकर खत्म हो गया। इस युद्ध की जानकारी या इस युद्ध के अंदर कलिंग के शासक की जानकारी कहाँ से मिलती है? मुझे ये बताओ भाई, कलिंग में उस वक्त नंद राज का शासन चल रहा था, ये बात आपको कहाँ से पता चली? अगर मैं आपसे पूछूं तो गौर से ध्यान रखना, इसकी जानकारी मिली है आपके कलिंग नरेश खारवेल की गुम्फा अभिलेख से। बात को समझो, मैं आपको ये बात पहले भी बता चुकी हूँ, ये कई जगह आएगा, मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है। यहाँ क्या हुआ है आपके यहाँ कलिंग, मतलब जैसे देखो सबको ये पता है कि अशोक से हुआ, अशोक का कलिंग युद्ध, सबको पता है क्योंकि इसके जीवन में बहुत बड़ी घटना इसके साथ में जुड़ी हुई है। पर ये बहुत कम बच्चा जानता है कि उस वक्त कलिंग का राजा कौन था, ठीक है ना। उस वक्त कलिंग का राजा कौन था? कलिंग का राजा उस वक्त कौन है? नंदराज। और नंदराज उस वक्त कलिंग का राजा था। ये बात हमें कहाँ से पता चलती है? ये बात हमें कलिंग नरेश के खारवेल के हाथी गुफा से, ठीक है, हाथी गुफा भी इसका नाम है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, बीच में गायब कर दिया। तो कौन है शासक, कौन है उस वक्त? कलिंग नरेश खारवेल ने अपनी हाथी गुफा अभिलेख में इस राजा का उल्लेख किया है और कहा है नंदराज के द्वारा अशोक के साथ में कलिंग युद्ध किया गया। तो यहाँ से हमें जानकारी मिलती है भी, अशोक के विजय की जानकारी तो मिल जाती है कि कलिंग के युद्ध में अशोक में विजय प्राप्त की और उसका जीवन का बहुत बड़ा, जीवन में उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन जो है वो देखने को मिला। ये तो पॉइंट मिल जाएगा, पर ये पॉइंट नहीं मिलता कि उस वक्त कलिंग का शासक कौन था। कलिंग का शासक का पता हमें कहाँ से लगता है? कलिंग के शासक की बात हमें पता चलती है हाथी गुफा अभिलेख से। जैसे कि आप सबको पता है कलिंग के इस युद्ध में आपका अशोक गया जीत और नंदराज गए हार। और इस हार की अगर हम बात करें तो दो गौर फरमाना, जब युद्ध होता है तो ऐसा है नहीं कि हारने वाले का ही सब कुछ नुकसान हो, जीतने वाला भी उतना ही नुकसान में होता है जितना कि हारने वाला नुकसान में होता है। अगर मान लो कभी किसी के साथ युद्ध करते हो, लड़ते हो, फॉर एग्जाम्पल समझो युद्ध करते हो या लड़ते हो, तो आप एक बात को गौर फरमाना, क्या नुकसान जो है वो थप्पड़ दोनों खाओगे, ठीक है, हाथ पैर दोनों के टूटने की संभावनाएं हैं। बस इतना हो सकता है कि जो सामने वाला जीता है उसको चोट थोड़ी सी कम आई है और हारने वाले को चोट जो है वो सबसे थोड़ी सी ज्यादा आई है। थोड़ा सा फर्क रहता है, ज्यादा नहीं, 2-3-5% का फर्क है। तो यहाँ जो है वो नुकसान दोनों का बराबर हुआ। एक बात गौर करना, होता क्या है, जनरली क्या होता है, जब भी कोई युद्ध होता है ना, तो युद्ध होने के बाद में राजा को युद्ध भूमि से निकाला जाता है। और निकालने के बाद में, गौर करना, युद्ध भूमि से निकालने के बाद में, ठीक है,
युद्ध भूमि से निकालने के बाद क्या करते हैं, युद्ध भूमि से निकालने के बाद में राजा को ले जाते हैं, पार्टी शार्टी करवाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि राजा को वो चीज़ भूलनी पड़ती है कि उसने कितना कुछ वहां पर देखा है, क्योंकि राजा उस चीज़ में, उससे दुख में डूब गया तो फिर प्रजा को कौन संभालेगा। बात को समझना, जब घर में कुछ ऐसी दुखद घटना हो जाती है कुछ भी, तो उसमें हम घर का जो सबसे स्ट्रांग आदमी है उसको हम संभालते हैं कि भाई तुझे आगे चीज़ों को संभालना है, तुझे देख रेख करनी है। वैसे जब राजा युद्ध से बाहर आता है तो बाहर आते ही जैसे युद्ध से निकलता है, चाहे वो घायल हुआ हो कुछ भी, पहले तो उसका ट्रीटमेंट होता है और ट्रीटमेंट होने के बाद में वह अपनी जीत का जश्न मनाता है। परंतु यहाँ अशोक के साथ में कुछ उल्टा हो गया। क्या हो गया अशोक के साथ में? अशोक युद्ध में जीत जाता है और जीतने के बाद में वह जो है पार्टी शार्टी करने के बजाय सोचता है कि मैं देखूं तो सही कि मेरे युद्ध में हुआ क्या है। और जैसे ही वह उस युद्ध भूमि में प्रवेश करता है, तो उस युद्ध भूमि में प्रवेश जैसे ही करता है तो कहा जाता है कि युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए। युद्ध में 1 लाख लोग तो मारे गए और लगभग कहा जाता है 1.5 लाख लोग जो है वह घायल हुए। अब सोचो, अगर 1 लाख लोग मारे गए हैं तो आप खुद एक इमेजिनेशन करके देखो, 1 लाख लोगों का मरने का मतलब है पूरी जो धरती है वो लहूलुहान हो गई होगी, ठीक है। वहां पर मतलब पैर रखने की भी जगह नहीं होगी, हर तरफ जो है वो डेड बॉडीज बिछी हुई होंगी। तो यहाँ एक बात को समझना, अशोक ने जब ये चीज देखी तो कहा जाता है कि वहीं युद्ध में खड़े खड़े उस व्यक्ति के द्वारा ये प्रण लिया गया कि मैं अब जो है वह कभी भी युद्ध नहीं करूंगा, ठीक है, कभी भी युद्ध नहीं करूंगा। यहीं से कहते हैं कि उसका पूरा जो रास्ता है वो क्या हो जाता है, बदल जाता है। कुछ ये कहते हैं कि उन्होंने कलिंग में ये सब देखकर मना कर दिया, और कुछ कहते हैं कि अशोक के पास में जीतने के लिए कुछ नहीं बचा था। अशोक, या कह सकते हैं मौर्य साम्राज्य के जो अशोक हैं उनके द्वारा लगभग संपूर्ण भारत को जीत लिया था, और जो उनके पास था वह उससे संतुष्ट थे, इसलिए आगे उन्हें युद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं थी। कोई विद्रोह करेगा तो विद्रोह दबा देंगे, युद्ध करने की तो विशेष आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो कहा जाता है, कुछ कहते हैं कि अशोक को आवश्यकता ही नहीं थी, भाई सारे सब अधिकार में था, कुछ बचा ही नहीं था, सब कुछ अधिकार कर लिया था उसने, कुछ बचा ही नहीं है। जब कुछ बचा ही नहीं है तो क्या अधिकार करेगा। कुछ ने कहा कि बस उतनी उस दृश्य को देखकर उसका जीवन जो है वो बदल गया। कहने वाले कुछ भी कह सकते हैं, हमारा पॉइंट ये है कि बस अब इस कलिंग के जीत के बाद में अशोक जो है वो कलिंग साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिलाता है, और अपने साम्राज्य में मिलाकर कलिंग के 2 हिस्से करता है, ठीक है। अपने साम्राज्य में, ध्यान से सुनना, कलिंग विजय के बाद में कलिंग को अपने साम्राज्य में विलय करता है, और अपने साम्राज्य में विलय करके इसके 2 भाग कर देता है, ठीक है। इसके क्या करता है, 2 भाग कर देता है। एक को आप कहते हो उत्तरी और एक भाग कहलाया दक्षिणी। एक भाग कौन सा है, उत्तर का है, और एक भाग कौन सा है, दक्षिण का है। जो उत्तर का भाग है उसे कहा जाता है तोसाली, या आप तोली भी इसे कह सकते हो, तोसाली, या आप इसे तोली भी कहते हो। तो जो उत्तर का भाग है उसे क्या कहा, तोसाली कहा गया, तोली भी आप इसे कह सकते हो। दक्षिण को जोगट कहा गया, दक्षिण कलिंग को क्या कहा गया, जोगट नाम से पुकारा गया, या आप इसे संपा भी कह सकते हो, ठीक है, या आप इसे किस नाम से पुकार सकते हो, संपा भी बोल सकते हो। आगे बात समझ में। तो अशोक ने क्या किया है, कलिंग को जीता, और कलिंग को जीतकर उसके 2 हिस्से किए, एक उत्तरी हिस्सा, दूसरा है दक्षिणी। उत्तरी हिस्से को आप किस नाम से पुकारते हो, तोशाली के नाम से, और जो दक्षिणी हिस्सा है उसे आप किस नाम से पुकारते हो, जोगट के नाम से पुकारते हो। बात यहाँ तक क्लियर हो गई। युद्ध के बाद में अशोक की जो युद्ध नीति है, अशोक उस युद्ध नीति का हमेशा के लिए परित्याग कर देता है और बौद्ध धर्म को अपना लेता है। आगे बात समझ में। तो ये कलिंग विजय हो गई, और कलिंग पर विजय प्राप्त करके आपके अशोक के द्वारा युद्ध नीति को हमेशा के लिए त्याग दिया जाता है, और बौद्ध धर्म को हमेशा के लिए अपना लिया जाता है। तो ध्यान से सुनना, युद्ध के पश्चात अशोक जो है वह युद्ध नीति का परित्याग करता है, ठीक है, और प्लस युद्ध नीति का परित्याग करने के साथ में ही बौद्ध धर्म को अपना लेता है। अब बात को समझना, मैंने एक पुस्तक का नाम आपको कई बार बताया है, इंपॉर्टेंट है, दिव्यावदान।
जो पुस्तक है, दिव्यावदान जो पुस्तक है, इस पुस्तक के अनुसार कहा जाता है कि बौद्ध भिक्षु उपगुप्त, बात को ध्यान से सुनना, आप लोगों ने जो है वो इसका नाम निग्रोंध देखा होगा कि आपके जो अशोक हैं, अशोक को उपदेश किसने दिया, उसका हृदय परिवर्तन किसने किया, उसे दीक्षित किसने किया। इसको लेकर दो कंट्रोवर्सी चलती है, बात को बहुत गौर से सुनना। आपके यहाँ पर दिव्यावदान जो पुस्तक है, उस पुस्तक के अनुसार बौद्ध भिक्षु उपगुप्त, नाम क्या है, बौद्ध भिक्षु उपगुप्त, बौद्ध भिक्षु जो उपगुप्त है, इसके द्वारा अशोक को क्या दी गई है, बौद्ध धर्म की दीक्षा दी गई है या बौद्ध धर्म में दीक्षित किया गया है। बौद्ध भिक्षु उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की या बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। ठीक है, यहाँ इस व्यक्ति का नाम बहुत जरूरी होता है भाई। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया, ये सब जानते हैं, ठीक है ना, ये सब जानते हैं। श्रवणबेल गोला, ये है स्थान का नाम है बेटा जी, हम इसकी चर्चा कल कर चुके हैं। इससे पहले हमने जैन बौद्ध धर्म के अंदर भी इसकी चर्चा कर ली, ये स्थान है और कुछ नहीं है। तो ये क्या था, भिक्षु था उपगुप्त। ठीक है, उपगुप्त ने अशोक को क्या दिया है, बौद्ध धर्म की, बौद्ध, ध्यान से सुनना, मैंने लिखा नहीं है, बौद्ध धर्म में दीक्षित किया गया है, यहाँ तक बात। पर जब आप एक पुस्तक पढ़ते हैं जिसका नाम क्या है, दीपवंश, ठीक है, दीपवंश और महावंश जो पुस्तक है, उसमें यह कहा गया कि जो निग्रोंध है उसके द्वारा दीक्षित किया गया। बात को समझना, पुस्तक का नाम क्या है, दीपवंश व महावंश। दीपवंश व महावंश जो ग्रंथ है, ठीक है, इसके द्वारा यह कहा गया कि बौद्ध भिक्षु कौन, निग्रोंध, बौद्ध भिक्षु जिसका नाम क्या है, निग्रोंध, बौद्ध भिक्षु निग्रोंध के द्वारा अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया गया, बौद्ध धर्म में दीक्षित किया गया। तो दो अलग अलग पुस्तकें हैं जो कि बौद्ध धर्म से हुई जुड़ी हुई है, और दोनों पुस्तकों के अंदर अलग अलग बात लिखी हुई है। कहा जाता है, ये बात भी लिखी है इस पुस्तक में कि निग्रोंध के द्वारा अशोक को दीक्षित करने के बाद ही अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था। अशोक का क्या हो गया था, हृदय परिवर्तन हो गया। और हृदय परिवर्तन होने के साथ में ही एक लाइन, एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, भेरी घोष से धर्म घोष। लाइन को बहुत अच्छे से समझना, भेरी घोष से धर्म घोष। और भेरी घोष से धर्म घोष का मतलब होता है एक क्षेत्रीय, जिसे युद्ध पसंद है, जो साम्राज्य में विलय करता है, जो लड़ता है, मारता है। भेरी घोष से अशोक किसकी ओर चल पड़ा, धर्म घोष की ओर चल पड़ा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। भेरी घोष से किसकी ओर चला है, धर्म घोष की ओर चला। पॉइंट क्लियर, डन। तो ये आपका जो कलिंग विजय है वो कंप्लीट होता है। यहाँ हृदय परिवर्तन हो गया। हृदय परिवर्तन होने के साथ में दो व्यक्तियों के, दो बौद्ध जो भिक्षु हैं, इनकी आपने बातचीत कर ली। अब आपका होता है मैडम जब दोनों ऑप्शन में आ जाए, बेटा एग्जामिनर ऐसी गलती नहीं करेगा कि दोनों ऑप्शन एक साथ में दे दे। फॉर एग्जांपल अगर दोनों ऑप्शन एक साथ में आ भी जाते हैं तो वो साफ साफ मेंशन करेगा कि दीपवंश महावंश के अनुसार, ठीक है, या फिर ऊपर लिखेगा किसके अनुसार, दीप, अगला जो लिखेगा तो वह या तो इनका नाम लिखेगा या दिव्यावदान, इन दोनों में से किसी एक ग्रंथ का नाम लिखेगा। और नहीं भी लिखना होता है तो दोनों ऑप्शन साथ में नहीं आएंगे, दोनों ऑप्शन अलग अलग आएंगे। तो आप बिल्कुल दोनों ऑप्शन को टिक कर सकते हो। अब हम बात करेंगे अशोक के धार्मिक जीवन की। अब देखो अशोक का धार्मिक जीवन कैसा था, उसने धर्म परिवर्तन किया है और अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए क्या कार्य किए, किस प्रकार उसने धर्म को अपनाया है, इन सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे। तो अब हमारा अगला पॉइंट होगा वो है आपका अशोक का धार्मिक जीवन। अशोक का धार्मिक जीवन, तो बेटा हम सबको पता है अशोक का जो जीवन में अगर हम बात करते हैं तो प्रारंभिक जो धर्म है, कहा जाता है अशोक का प्रारंभिक धर्म क्या था, ब्राह्मण था। अशोक का प्रारंभिक धर्म जो है वो ब्राह्मण है। इसी के बाद में आगे बात को समझना, ये जनरली बात कही गई है। वहीं अगर हम बात करें किसकी, राज तरंगिणी की, हम किसकी बात करते हैं, राज तरंगिणी की। राज तरंगिणी लिखने वाला कौन है, कल्हण, ठीक है। तो राज तरंगिणी कल्हण के द्वारा कहा गया है कि अशोक ने शैव धर्म को अपनाया। कल्हण ने क्या कहा, कल्हण ने कहा अशोक ने शैव धर्म को
अशोक ने क्या किया है, शैव धर्म को अपना लिया। अशोक ने शैव धर्म को अपना लिया। आगे बात को ध्यान से सुनना। परंतु आपके यहाँ जो मास्की अभिलेख है, कौन, मास्की अभिलेख, जो अशोक के द्वारा ही लिखवाया गया, मास्की अभिलेख में कहा गया है अशोक जो है वो बौद्ध धर्मापल्ली है। क्या कहा, अशोक, क्या कहा गया है, अशोक बौद्ध धर्मापल्ली है। अशोक जो है वो क्या है, अशोक जो है वो क्या है, वो बौद्ध धर्मापल्ली। ठीक है, हो जाता है हिंदी में गड़बड़। आगे देखो, अगली है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये तो होगी किसकी बात, मास की। मास के अभिलेख के बारे में एक और बात कहा जाता है कि मास के अभिलेख में ही कहा है कि अशोक जो है स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। क्या कहा है, यहाँ साफ साफ लिखा है अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। ये बात भी कहाँ लिखी हुई है, आपके मास की अभिलेख में ही लिखी हुई है। यहाँ तक बात समझ में आई। अगला है आपका बैराठ अभिलेख। अगला है आपका बैराठ अभिलेख। तो बैराठ अभिलेख में कहा जाता है कि अशोक ने जो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं उनके प्रति अपनी आस्था प्रकट की है। त्रिरत्न कौन कौन से, फटाफट जवाब दो। क्या कहा, अशोक ने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं, बताओ फटाफट जवाब दो। त्रिरत्न कौन कौन से हैं, बोलो। बुद्ध, धम्म और संघ। कौन कौन से हैं, बुद्ध, धम्म और संघ के प्रति आस्था प्रकट की है। बुद्ध, धम्म और संघ के प्रति जो है वह अपनी आस्था प्रकट की गई है। किसके अंदर, बैराठ अभिलेख के अंदर। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखो, इसी के साथ में अशोक ने ही अपने जीवन में तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया है। अशोक के शासन काल में क्या हुई है, तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन भी करवाया गया है। किसके द्वारा, अशोक के द्वारा। अब बात करें अगर हम, तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ होती है, बताओ फटाफट जवाब दो। तीसरी जो बौद्ध संगीति है कहाँ है, पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष कौन है, मोगलीपुत्र तिश। आगे बात समझ में। तो अशोक के ही शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगीति होती है कहाँ, पाटलिपुत्र में। और पाटलिपुत्र में होने के साथ में ही इसकी अध्यक्षता कौन करता है, मोगलीपुत्र तिश के द्वारा इसकी क्या की जाती है, अध्यक्षता की जाती है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, पॉइंट क्लियर हो गया। क्योंकि अब मैं अगला जो पॉइंट समझाने जा रही हूँ वो है अशोक धम्म। अगली हम बात किसकी करेंगे, अशोक धम्म की। बिल्कुल सही है, सबका जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। धार्मिक जीवन में इतनी बात समझ में आ गई। सबसे पहले कहा जाता है प्रारंभिक जीवन जो है वो ब्राह्मण है, और अंतिम जीवन के रूप में देखा जाए उनका जीवन का अंतिम जीवन में देखा जाए तो उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था अपने जीवन में। उन्होंने लास्ट में, अंतिम समय में अगर हम देखें, अंतिम समय तो क्या है, स्टार्टिंग में देख लिया था, ठीक है। जीवन का अंत किसके साथ हुआ है, प्रारंभ जीवन का ब्राह्मण धर्म के साथ हुआ है, और जो अंत है वो किसके साथ हुआ है, बौद्ध धर्म के साथ हुआ है। इधर राजतरंगिणी जो कल्हण के द्वारा लिखी गई है उसमें अशोक को शैव धर्म को अपनाने की बात की गई है। वहीं अगर हम बात करें मास के अभिलेख में कहा कि जो अशोक है उसके द्वारा अशोक जो है वो बौद्ध धर्म की पालना करने वाला है, और उसी के आधार पर अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य भी कहा है। वहीं अगर हम देखें बैरठ अभिलेख की बात करें तो आपके यहाँ अशोक ने जो बुद्ध के 3 रत्न है, बुद्ध, धम्म और संघ, इनके प्रति अपनी आस्था प्रकट की है। और तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन जो है वो अशोक के द्वारा ही करवाया जाता है। अब हम एक अशोक के ही धार्मिक जीवन से जुड़ी हुई एक छोटी सी बात को समझेंगे जिसका आप कई बार नाम सुनते हैं, और वो नाम क्या है, अशोक धम्म। धार्मिक जीवन में ही चल रहा है, ध्यान रखना, पॉइंट धार्मिक जीवन ही है। अब हम बात किसकी करेंगे, अशोक धम्म की। अब बात को समझो, ये जो धम्म शब्द है ये प्राकृत भाषा का है। अगर इसी को संस्कृत में कन्वर्ट करोगे तो इसका मतलब हो जाएगा धर्म।
संस्कृत में कन्वर्ट करते ही क्या हो जाएगा, धर्म। बात आती है धम शब्द का मतलब क्या होता है। अगर हम धम शब्द की बात करें तो ये धम शब्द की क्या परिभाषा है, धम शब्द का अर्थ क्या है, और इसी धम शब्द का उल्लेख जो है वो आपको कहाँ देखने को मिलता है, धम शब्द की परिभाषा आपको कहाँ देखने को मिलती है। धम क्या है, पहले तो ये देखना, कहा जाता है कि जो धम है यह एक तरह से एक प्राकृत भाषा का शब्द है, और इसी धम को अगर तुम संस्कृत भाषा में देखते हो, अगर इसी धम को तुम संस्कृत भाषा में देखते हो तो यही धम जो है वो संस्कृत भाषा में धर्म बन जाता है। क्या बन जाता है, धर्म बन जाता है। आगे समझना, धम जो है, बात को समझो, जो धम है, इस धम की परिभाषा कहाँ देखने को मिलती है, धम की परिभाषा का उल्लेख कहाँ किया गया है, बात को फटाफट समझो। धम की जो परिभाषा है वह दूसरे व सातवें अभिलेख में की गई है। आपके यहाँ जो अशोक के जो अभिलेख है, उन अभिलेखों में अगर हम बात करें तो दूसरा और सातवां, ये जो दो अभिलेख है, इन दोनों अभिलेखों में धम की परिभाषा की बात की गई है। धम की परिभाषा की जब बात की तो मुझे ये बताओ, धम के लिए क्या कहा कि धम क्या है। अगर मैं आपको समझाऊं धम क्या है, धम जो है वो साधुता है। धम क्या है, साधुता है। धम क्या है, कल्याणकारी है। धम क्या है, पाप रहित है। साधुता है, पाप रहित है, कल्याणकारी है, मधुरता है, दान है, दया है, माता पिता का आदर है, धन रहित है, दान है, दया है, दया है, माता पिता का आदर है, बड़ों का सम्मान है, छोटों से प्यार है, जीवों की हिंसा न करना है, उचित व्यवहार है। ठीक है, जीव हत्या न करना, और उसी के साथ में अगर हम बात करते हैं उचित व्यवहार करना। ये सब कुछ, ये सारी बातें किसके लिए प्रयोग में ली गई हैं, ये सारी बातें धम के लिए कही गई हैं। साधुता, कल्याणकारी, पाप रहित, मधुरता, दान, दया, ठीक है, माता पिता के प्रति आदर, जीव हत्या न करना, उचित व्यवहार करना, ठीक है, बड़ों का या गुरुजनों का सम्मान करना, ये सारी बातें किस में लिखी हुई हैं, धम में लिखी हुई हैं। एक और बात देखना, एक शब्द आता है जिसका मतलब है सार वृद्धि। एक शब्द है सार वृद्धि, का उल्लेख कहाँ किया गया है और इस सार वृद्धि का मतलब क्या निकलता है। देखना, ये जो सार वृद्धि है इसका उल्लेख है 12वें शिलालेख में। 12वें शिलालेख में, जो 12वें नंबर का शिलालेख है उसके अंदर इसका उल्लेख किया गया है, और 12वें नंबर के शिलालेख में सार वृद्धि की परिभाषा दी गई है। जैसा, बात को गौर से समझना, अगर आप अपने धर्म की प्रशंसा करते हैं बेझिझक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसा अपने धर्म की प्रशंसा करते हैं वैसे ही व्यक्ति जो है तुलना करते हुए दूसरे धर्म की बुराई करता है, यह गलत है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने ही धर्म को नीचा दिखा रहे हैं। यह बात कही गई है किसके अंदर, सार वृद्धि में। सार वृद्धि कहता है आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए, आप अपने धर्म को अपनाइए, परंतु आप किसी दूसरे धर्म की बुराई नहीं कर सकते हैं। आप सभी धर्मों को समान नज़र से देखें। हाँ, आप जिसे स्वीकार करते हैं, आप जिसे चाहते हैं, आप उसे अपना सकते हैं, परंतु बदले में किसी दूसरे धर्म की आप बुराई नहीं करेंगे। ये बात कही गई है किसके द्वारा, मतलब ये बात कही गई है किसमें, सार वृद्धि में। सार वृद्धि का मतलब है सभी का समान, सभी धर्मों का समान रूप से विकास होना चाहिए। सभी धर्मों का समान रूप से विकास होना चाहिए। ये बात किसमें कही है, सार वृद्धि में कही है। और सार वृद्धि, ठीक है, सार वृद्धि का उल्लेख जो है वो कहाँ मिलता है, 12वें शिलालेख में। और 12वें शिलालेख में साफ कहा गया कि सार वृद्धि में की उन्नति की जाए, सार वृद्धि की उन्नति की जाए, सभी धर्मों का विकास समान हो और यह सोच सभी लोगों में बहुत उच्च स्तर तक विकसित होनी चाहिए। आगे यहाँ तक बात समझ में। अब एक पॉइंट आता है इसी धम में, धम यात्रा। धम यात्रा, देखो अशोक के जीवन काल की अगर हम बात करें तो अशोक के जीवन में जो है वो कुछ तीर्थ यात्राएं उन्होंने करी। तीर्थ यात्राएं कहाँ कहाँ, जैसे आपका निगली सागर है,
ठीक है, बोध गया है, लुम्बिनी है, इन स्थानों पर उन्होंने जहाँ जहाँ बोध के विशेष स्थल बने हुए हैं, जहाँ उनका जन्म हुआ है, जहाँ उनकी मृत्यु हुई है, जहाँ उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है, तो जो बहुत सारे स्थल हैं, इन सभी स्थलों पर आप जाएं। तो ये क्या हो गए, तीर्थ यात्रा हो गई। तो देखो ये जो तीर्थ यात्रा होती है ना, इसी को कहा जाता है धम्म यात्रा। तो जो व्यक्ति धम्म यात्रा करता था, ठीक है, तो जब जो व्यक्ति धम्म यात्रा करते थे, तो धम्म यात्रा करने के दौरान कोई उस धम्म यात्रा को या उन लोगों को देख रेख करने वाला, ठीक है, उस यात्रा में सहायता करने वाला, तो कुछ अधिकारी नियुक्त किए गए। तो बात को समझना, कहा जाता है कि धम्म यात्रा जो है, ठीक है, धम्म यात्रा जो है वो अशोक के राज्याभिषेक के 14वें वर्ष शुरू की गई, जिसकी देख रेख करने के लिए जिसके अधिकारी की नियुक्ति की गई, जिसे आप क्या कह सकते हो, धम्म महापात्र कहते हो। और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, 5वें शिलालेख में। इसकी जानकारी कहाँ मिलेगी, 5वें शिलालेख में। तो ये तो धम्म की परिभाषा की बात हो गई। अब देखो धम्म को लेकर इंपॉर्टेंट बात जो पता होनी चाहिए, मैंने आपको क्या कहा कि बुद्ध के जो बड़े बड़े स्थान है, ठीक है ना, धम्म यात्रा, धम्म यात्रा में कुछ नहीं होता, बुद्ध के जो बड़े बड़े तीर्थ स्थान है उनकी यात्रा की जाती है, ठीक है। जैसे हम जैसे लोग मक्का मदीना जाते हैं ना, तो मक्का मदीना क्या है, मुसलमानों के लिए विशेष पवित्र तीर्थ स्थल एक तरह से, ठीक है ना। तो वैसे ही ये मान के चलो बौद्ध धर्म के लोगों के जो तीर्थ स्थल थे, अगर आप बौद्ध धर्म अपना रखे हो या बौद्ध धर्म से हो और आप उन तीर्थ स्थलों की यात्रा करना चाहते हो, तो उसमें आपकी मदद करेंगे अधिकारी कौन, धम्म महापात्र, धम्म महापात्र। पर गौर से सुनना, ये धम्म यात्रा, ये जो धम्म यात्रा है, यह अशोक के राज्याभिषेक के, अशोक के राज्याभिषेक के 14वें वर्ष से प्रारंभ हुई है। और 14वें वर्ष से प्रारंभ होने के साथ में इस यात्रा में सहयोग, सहायता व इसकी देख रेख करने के लिए कुछ अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, और उन अधिकारियों को धम्म महापात्र कहा जाता था। उन अधिकारियों को किस नाम से पुकारा जाता था, धम्म महापात्र नाम से पुकारा जाता था। और इन धम्म महापात्र का उल्लेख जो है वो अशोक के 5वें शिलालेख में किया गया है। इसका उल्लेख कहाँ किया गया है, अशोक के 5वें शिलालेख में इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। अब बात को समझा, अशोक के द्वारा कहाँ कहाँ तीर्थ यात्रा की गई और कब कब की गई। अशोक ने अपने जीवन काल में बौद्ध धर्म को अपनाया, बौद्ध धर्म को अपनाने के साथ में ही उनके द्वारा किन किन स्थानों पर जो है वो यात्राएं की गई। तो ध्यान से सुनना, पहली बात, राज्याभिषेक के, जैसे ही राज्याभिषेक होता है, राज्याभिषेक के 10वें वर्ष ही वह 10वें वर्ष यात्रा करके कहाँ पहुँचते हैं, बोध गया में। लगभग जैसे ही वो गद्दी पर बैठते हैं, गद्दी पर बैठने के 10वें वर्ष ही, ठीक है, 10वें वर्ष ही वह कहाँ यात्रा करने जाते हैं, बोध गया में। वैसे अगर हम बात करें राज्याभिषेक के 12वें वर्ष यात्रा करके वह निगली सागर, कौन से स्थान जाते हैं, निगली सागर स्थान पर पहुंचते हैं। और फिर कहा जाता है कि वहीं राज्याभिषेक के लगभग 20वें वर्ष, ठीक है, लगभग 20वें वर्ष यात्रा करके वह कहाँ जाते हैं, लुम्बिनी जाते हैं। यात्रा करके कहाँ जाएंगे, लुम्बिनी जाएंगे। आगे यहाँ तक बात समझ में, पॉइंट यहाँ तक क्लियर हो गया, हाँ या ना, फटाफट जवाब दो। डन। आपस में बातचीत चलती रहती है सबकी। तो ये हो गए आपके, कहाँ अशोक ने किस किस वर्ष किस किस स्थान पर जो है वो यात्रा करी है। अब देखो, अशोक ने किस धर्म का प्रचार प्रसार जो है वो विदेशों में भी किया, फटाफट जवाब दो। अशोक के द्वारा जो है किस धर्म का प्रचार प्रसार जो है वो विदेशों में भी किया, और अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में क्या क्या किए हैं, यह भी इम्पॉर्टेंट है। तो बात को समझना। देखो अगली बात आपको ये समझनी है, अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म का
प्रचार प्रसार। ठीक है, अशोक के मतलब अशोक ने जो है वो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किस प्रकार किया? सबसे पहली बात आप सबको ये पता होगा, सुना होगा, इसने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। अशोक के द्वारा 84,000 स्तूप जो है उनका निर्माण करवाया। इसी के साथ हम देखते हैं सांची स्तूप का निर्माण करवाया गया। ठीक है, सांची स्तूप का निर्माण करवाया। वहीं हम सुनते हैं सारनाथ का धर्म रांची का स्तूप का निर्माण करवाया। तीसरा, सारनाथ का धर्म रांची का स्तूप का निर्माण जो है वो अशोक के द्वारा, ये जितने भी बता रही हूँ ना, ये सारे जो है अशोक के द्वारा तैयार करवाए गए हैं और अशोक ने इनके माध्यम से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी किया है। आगे देखना, चौथी बात, भाई अपने देश के अंदर तो अशोक को जो करना है वो करेगा, पर विदेशों में भी बौद्ध धर्म का प्रचार जो है वह किसके द्वारा किया गया? विदेशों में भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने वाला शासक कौन है? यह शासक अशोक है। इस अशोक के द्वारा विदेशों में भी धर्म प्रचार करने के लिए लोगों को भेजा गया है। बात को समझना, अशोक ने धर्म प्रचार करने के लिए विदेशों में, ठीक है, क्या देखेंगे आप? अशोक के द्वारा विदेश में या देश में धर्म प्रचार, बौद्ध धर्म का प्रचार, बौद्ध धर्म का प्रचार करने हेतु व्यक्तियों को, अपने पुत्रों को, अपने लोगों को, व्यक्तियों को भेजता है। ठीक है, विदेशों में किन किन व्यक्तियों को भेजा, कहाँ कहाँ भेजा, इसकी बातचीत करेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अशोक ने विदेश में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए व्यक्तियों को भेजा था, प्रचारकों को भेजा था। इस बात का साक्ष्य हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? अगर हम बात करें तो देखना, इसकी बात की जानकारी, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रहती है इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है। तो इसकी जानकारी दो जगह से मिलेगी। एक तो आपका लंका का इतिहास जहाँ लिखा हुआ है, कई बार इस पुस्तक का नाम आता है अशोक और बौद्ध धर्म। ध्यान से सुनना, अशोक और बौद्ध धर्म का कहीं कनेक्शन मिलेगा ना, उस कनेक्शन में इस किताब का नाम जरूर मिलेगा, महावंश और दीपवंश। इसी के साथ में अशोक का दूसरा व तीसरा जो शिलालेख है, अशोक के दूसरे व तीसरे शिलालेख में कुछ बातों को देखकर, कुछ चीज़ों को देखकर यह आइडिया या यह संकेत, ये साक्ष्य मिलते हैं, ये जानकारी प्राप्त होती है कि अशोक ने अपने ही शासनकाल में बौद्ध धर्म के प्रचारकों को विदेश में भेजा था। ठीक है, देश विदेश में भेजा, मतलब चारों तरफ भेजने का कार्य जो है वो उसी के द्वारा किया गया। अगर हम बात करें, अगर हम कुछ व्यक्तियों की बात करें कि किन व्यक्तियों को कहाँ कहाँ भेजा है, ठीक है, तो अगर हम देखें मंजिम को कहाँ भेजा गया? आपके हिमाचल प्रदेश। मंजिम को कहाँ भेजा गया? हिमाचल प्रदेश, ये जगह का नाम है और इधर हम क्या लिखने वाले हैं? व्यक्तियों के नाम लिखने वाले हैं। अगली हम बात करते हैं दूसरा जो व्यक्ति है उसे कहाँ भेजा है? कश्मीर व कांधार, कश्मीर व कांधार। तीसरी बात करें धर्म रक्षित, तीसरा आदमी है धर्म रक्षित। और जो धर्म रक्षित है, धर्म रक्षित को कहाँ भेजा? सौराष्ट्र में भेजा। कहाँ भेजा गया है? सौराष्ट्र में भेजा गया है। देखो बेटा, ये लिस्ट जो है वो बहुत कम जगह और बहुत कम किताबों में मिलेगी, ये और बता देती हूँ आपको। अगला जो चौथा व्यक्ति है वो है महाधर्म रक्षित। अगला जो है वो है महाधर्म रक्षित, और ये गया है कहाँ? महाराष्ट्र। ये किसकी तरफ गया? जैसे आज वर्तमान में हम महाराष्ट्र देखते हैं, वहाँ गया है। अगला हम देखते हैं रक्षित। अगले व्यक्ति का नाम है रक्षित बनवाली। ये कहाँ जाता है? ये बनवाली में जाता है। एक आपको नाम मिलता है महादेव कहीं जा रहा है, एक मिनट। महादेव जाता है महिष मंडल। महादेव कहाँ करेगा?
ठीक है, मैं से महादेव और मैं से ही क्या आ गया, महिषमंडल आ गया। आगे मैं एक इंपॉर्टेंट नाम व्यक्ति भूलूं जिसका नाम क्या है, महेंद्र व संघमित्रा। ठीक है, महेंद्र व जो संघमित्रा है आप सबको पता है ताम्रपणी, ताम्रपणी जिसे आप कह सकते हो लंका भेजा गया था। ठीक है, तो बिल्कुल महेंद्र व संघमित्रा, और महेंद्र व संघमित्रा को कहाँ भेजा गया है, ताम्रपणी, ताम्रपणी या आप इसे कह सकते हो लंका भेजा गया था, श्रीलंका भेजा गया था। तो ये कुछ व्यक्तियों के नाम हो गए, कुछ व्यक्तियों के नाम हो गए, कुछ व्यक्तियों के साथ में कहाँ कहाँ उन्हें धर्म प्रचार के लिए भेजा गया, अशोक के द्वारा। ये आपका अशोक का धार्मिक जीवन जो है वह भी कंप्लीट होता है। देखो अशोक के धार्मिक जीवन में काफ़ी कुछ है जो हमने जान लिया, देख लिया। इसके बाद में अशोक के बारे में आपको शिलालेख ही पढ़ने को मिलते हैं, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है अशोक में। बाकी आपने जितना पढ़ा मैं कह सकती हूँ मोर देन सफिशिएंट है। अगर छोटी सी बात और देखो तो अशोक का जो साम्राज्य है वो कहाँ कहाँ फैला हुआ था। अशोक का जो साम्राज्य विस्तार अगर आप देखते हैं तो अशोक के साम्राज्य विस्तार के लिए कहा जाता है सबसे उच्च का तो नेपाल का एरिया था, हालांकि थोड़ा टेढ़ा पड़ेगा, आप देख लेना। ठीक है, ऊपर से अगर देखा जाए तो कर्नाटक के आसपास, मतलब सॉरी ऊपर देखा जाए तो उत्तरी एरिया में नेपाल के आसपास जो भी क्षेत्र थे ना, पूरा नेपाल का एरिया तक कवच ने कर दिया। भाई हम देखते हैं जैसे कि हम यूँ देखते हैं, है ना, तो हमें ये नेपाल है, तो आप यूँ मान के चले कि ये जो पूरा एरिया है ना, इसे उस पूरे एरिया को यहाँ से उन्होंने पूरा कवर किया था। ठीक है, तो ऊपर की तरफ से देखा जाए नेपाल और नीचे आपको क्या मिलता है, कर्नाटक। अगर हम इधर बात करें तो यहाँ आप जा सकते हैं पूरी बंगाल की खाड़ी तक। ठीक है, पूरा जो आपका बंगाल की खाड़ी, इधर बांग्लादेश का जो एरिया है वो पूरा कवर है। और अगर इधर बात करें तो काठियागढ़, यहाँ पर कहाँ तक था, इधर जाओ तो काठियागढ़, इधर जाओ तो बंगाल की खाड़ी, ऊपर जाओ तो नेपाल और नीचे जाओ तो कर्नाटक का साम्राज्य विस्तार देखा गया। कहाँ, अशोक के साम्राज्य में, अशोक के साम्राज्य में। ठीक है, इसी के साथ में जो आपका अशोक चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। और अशोक जो है, ठीक है, अशोक जो है उसका अगर आप बात करते हैं, अशोक की मृत्यु जो है वो 232 BC में हो जाती है। और अशोक की मृत्यु होने के बाद उसका अगला शासक कौन बनता है, अगला उत्तराधिकारी कौन बनता है, कुणाल। तो अशोक के उत्तराधिकारी अगले, मतलब अशोक के शासनकाल के बाद में आपके यहाँ पर मौर्य वंशज और किस किस ने काम किया है, किन किन्होंने क्या क्या काम किया, किन्हें किस नाम से जानते हैं, छोटी मोटी जानकारी वो हम कल डिस्कस कर लेंगे। उसी के साथ हम कल जो है वो अभिषेक आपके अशोक जो है, अशोक के अभिलेखों की चर्चा करेंगे। एक बात ध्यान रखो, जिस बच्चे ने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है बेटा फटाफट ऐप डाउनलोड कर लो, श्रीराम EDU या आप वाईफाई श्रीराम। ठीक है, इन दोनों ऐप में अगर आप देखेंगे तो भारतीय इतिहास की मेरी कंप्लीट क्लासेस आपको यहाँ मिल जाएंगी, आधुनिक, मध्य, प्राचीन, पूरा बहुत अच्छे नोट्स के साथ कंटेंट अवेलेबल है। 1 साल की वैलिडिटी के साथ आप 399 में पूरा कोर्स परचेज कर सकते हैं। वही राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस का 299 में मैंने कंप्लीट कोर्स अवेलेबल करवा रखा है। ये 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ आपको मिलेंगे। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। वहीं आपको रिट जो कंप्लीट सिलेबस जो है वो 300 रुपये में मिल रहा है मात्र। और रिट के साथ में अगर आप बात करते हैं SI का कोर्स ले रहे हैं तो 1500 रुपये में आपको कंप्लीट SI का कोर्स मिल रहा है। ठीक है, किसकी एग्ज़ाम कब होगी ये बताओ, किसकी एग्ज़ाम कब होगी? एग्ज़ाम्स मोस्टली सारी सितंबर में, जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो। तसल्ली रखो राजकुमार, मैंने अभी तक अशोक पूरा पढ़ाया है कहाँ, अशोक के जो अभिलेख है वो बाकी हैं। और अशोक के किस अभिलेख में क्या नाम लिखा हुआ है ये मैंने अशोक की स्टार्टिंग की क्लास में डिस्कस कर लिया है। क्लास को रिवाइंड करो, उसके बाद देखो। सेकंड लेवल में SST में बिल्कुल बेटा टीचिंग मेथड तो है, बिना टीचिंग मेथड के रिट की एग्ज़ाम कैसे क्लियर करोगे? और टीचिंग मेथड कोई भी ले लो, आपको 10 से 15 नंबर के टीचिंग मेथड सारे में मिल जाएंगे। मतलब हिंदी है, संस्कृत है,
आपका एसएसटी है, सब में है। एलडीसी पटवारी की कोई एग्ज़ाम डेट नहीं आई अभी तक, और मोस्टली हो सकता है ये आपके नवंबर दिसंबर में हो जाएगी। देखो एसआई की इकोनॉमिक्स की मैं बात नहीं करूँगी, पर कुछ इकोनॉमिक्स के टॉपिक जो है वो मुझे पढ़ाने हैं और मैं पढ़ा दूँगी। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मेरी क्लास जब भी स्टार्ट होती है आपको टेलीग्राम पे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। बाकी जनरली क्लास जो है वो अपनी 8 बजे 9 बजे के आसपास स्टार्ट रहती है। नोटिफिकेशन यूट्यूब में नहीं मिल रहा बेटा, आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा, बेल बटन दबाओ, फिर सेटिंग में जाकर यूट्यूब के नोटिफिकेशन को ऑन करो, ठीक है। हो सकता है कई बार नोटिफिकेशन यूट्यूब का ही बंद हो, या फिर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम पे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। देखो तीसरी लहर, चौथी लहर, इन सब का अपन कुछ नहीं कह सकते हैं, लहर ऐसे ही आती रहेंगी, पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, पढ़ाई आप कंटिन्यू रखिए। लहर का क्या है, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है ना। अब तो हम इतने अच्छे से तैयार हो चुके हैं, ठीक है ना, हम इतने अच्छे से तैयार हो चुके हैं कि पहली लहर को झेल गए, दूसरी लहर को झेल गए, तो तीसरी भी झेल जाएंगे, कहाँ दिक्कत है। चलिए हो गया, ध्यान रखिए बस, सब सुरक्षित रहिए, ये इम्पोर्टेंट है। कोचिंग कब खुलेंगी? कोचिंग का अभी तो कोई स्पेसिफिक नोटिफिकेशन नहीं आया, कुछ भी नहीं कहा गया है। जैसे कोचिंग खुलेंगी भी तो वो मुझे नहीं लगता, नहीं, अभी तो बच्चे कह रहे हैं मैम तीसरी लहर आ रही है, तीसरी हल्की होगी। वाह, ये कोई तय नहीं करता कि तीसरी हल्की होगी या भारी होगी, ठीक है, ये तो आने के बाद पता चलेगा, आएगी या नहीं आएगी इसका भी कोई आइडिया नहीं है। तो जो होगा देखा जाएगा, आप आराम से पढ़िए, अपनी तैयारी कीजिए। बाय, जय श्री राम।